आज मैं पहले आपको एक सरप्राइज दे रहा हूं। मिस्टर आनंद से मिलवा रहा हूं। ये अभी आईएएस अभी प्रॉपर आईएएस बने हैं। तो बैठिए। संयोग ऐसा हुआ कि आनंद चूंकि आईआरएस में पिछले साल इसका हुआ था तो नागपुर में ही व्यस्त रहता था, तो बीच में टेस्ट सीरीज वगैरह में आया था। जब तक तैयारी थी तब तक तो किया था फिर, और उससे पहले तो मेरा रेगुलर स्टूडेंट ही रहा है। तो क्या हुआ कि मुहूर्त नहीं बन पा रहा था, आ नहीं पा रहा था। तो कल अचानक से कॉल किया कि हम आ चुके हैं दिल्ली में, मिलना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि एक पंथ दुई काज हो जाएगा, जरा सा तुम लोग मिल भी लोगे आनंद से तो थोड़ा सा आनंद का एक्सपीरियंस भी बांट लोगे, क्योंकि तुम इन लोगों की तरह ग्रास रूट से ऊपर उठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे खुशी हो रही कि शिक्षक दिवस के अवसर पर इसने जो मेरे एब्सेंस में और न्यूज़पेपर में इसने जो मेरे बारे में बातें कही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसने जो फील किया, उसने महसूस किया और उसने कहा। तो मैं पहले सबसे पहले तुम लोगों को ये बताता हूं कि जैसे आनंद का है कि तुम इन लोगों की तरफ से ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठा है और फिर इसने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करके इसने इस मुकाम को हासिल किया है। पहले तो इससे प्रेरणा लेना, कुछ एक्सपीरियंस बांटना, लेकिन अनावश्यक क्वेश्चन ज्यादा मत पूछना, वही काम के क्वेश्चन पूछना, ताकि वन बाय वन सभी का उत्तर दे सके ये। और आनंद आ जाओ स्टेज पर। पहले तो मेरी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ऑल। जैसा सर ने बताया, मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है और इस बार यूपीएससी सीएससी 2021 में मेरी 206 रैंक है। और जैसा सर ने कहा कि इसके पहले मेरा सिलेक्शन आईआरएस इनकम टैक्स के लिए हुआ था, वो 2020 में मेरी 533 रैंक थी। और इसके पहले मैं यूपी पीसीएस में 53 रैंक पर मैं सिलेक्ट हो चुका था। तो ये मेरी पूरी जो कंपटीशन की कहानी है, कैसे मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई किए, वो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और सर का मैं क्लासरूम स्टूडेंट था। मैं यही आप ही लोगों की तरह ऐसे ही आता था, पढ़ता था। जब मैं वहां बैठता था उस कॉर्नर में और सर से चूंकि मैं रेगुलर क्वेश्चन आंसर करता था, तो वहां मुझे थोड़ा ठीक फील होता था। एकदम आगे बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो सर को भी पता हो गया था कि आनंद वही बैठता है। और कुल मिलाकर यही है कि जो अब यूपीएससी की जर्नी है, ये थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन अगर आप इसमें एफर्ट डालेंगे तो वो एफर्ट आपको वो फ्रूटफुल होते हुए दिखेंगे टाइम के साथ। बस ये है कि आपका एफर्ट बहुत ईमानदारी के साथ होना चाहिए, उसमें आप तनिक भर भी चीटिंग ना करें और खूब मेहनत से करें। चूंकि हिंदी मीडियम की ये क्लास है, तो हिंदी मीडियम के अधिकतर बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। मैं भी रूरल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा भी गांव में ही घर है और वहीं पर मैंने हाई स्कूल तक की अपनी पढ़ाई की। इंटरमीडिएट के लिए मैं लखनऊ आया। फिर मेरा सौभाग्य ये रहा, अच्छा मेरे साथ हुआ कि मैं ग्रेजुएशन के लिए बीएचयू चला गया। तो वहां मुझे थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस मिला, तो जिससे मैंने अपने आप को थोड़ा ग्रूम किया। और फिर ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे की जाए, ये सब चीजें कैसे होती, वो सारा प्रोसेस मुझे तब समझ में आया। फिर मैं यहाँ चला आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हालांकि मैंने मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया, पर मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया। और फिर यही सर के गाइडेंस में मैं प्रिपरेशन करने लगा। और फिर धीरे धीरे करके 1-2 साल में, फिर 2 साल में मेरा पीसीएस क्वालिफाई हुआ, फिर यूपीएससी मतलब 2 बार क्वालिफाई हुआ, जिसमें अब इस बार मुझे प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा। हालांकि 1-2 दिन में लिस्ट आने वाली है, फिर वो कंफर्म हो जाएगा। और अब चूंकि मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि आप लोगों को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, या जो आप लोगों के पास क्वेरीज हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग की, क्या कैसे प्रॉब्लम्स आपको फील हो रही है प्रैक्टिकल लेवल पर, वो आप मुझसे पूछे तो उसका मैं आंसर कर सकूं। तो अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं आप लोग, तो हम लोग इंटरेक्टिव सेशन कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। जी हाँ, लास्ट मोड में मतलब 1-2 पॉइंट से रह जा रहे हैं। 1.5 लाख में पूछ रहा था, लेकिन रिजल्ट आ रहा था, अब पता नहीं सब ये सब में पता चले कहाँ नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम कैसे आपने? तो प्रीलिम्स की प्रॉब्लम अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सही बात है। मेरा भी 2019 में मैं 1.34 मार्क्स से प्रीलिम्स में मेरा रुका था, तो मैं उस चीज को महसूस करता हूँ। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए अगर आप जो बेसिक बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बेसिक बुक्स हैं, जो चूंकि सर भी बहुत बार बताते होंगे आप लोगों को,
तो उनको आप रेफर करें। उसके साथ टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज आप अच्छे से सॉल्व करें, और टेस्ट सीरीज का जो सॉल्यूशन होता है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बुक्स में हम एक तरीके रीडिंग कर रहे हैं, थॉरो रीडिंग कर रहे हैं, तो कई सारे पॉइंट्स हमसे मिस हो जाते हैं। तो जब हम टेस्ट सॉल्व करते हैं तो वो चीजें हमें वहां समझ में आती हैं। फिर जो टेस्ट का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से चीजों को हम वहां से निकालते हैं। फिर मैं क्या करता था कि वो टेस्ट पेपर के ऊपर ही जो क्वेश्चन जैसे 3-4 स्टेटमेंट दिए हो, उसी में एक स्टेटमेंट मैं और ऐड कर लिया जो मुझे नहीं पता है, फिर उसी का मैं रिवीजन कर लेता था। तो ऐसे करके मेरा ठीक हो गया। फिर जो 2020 का प्रीलिम्स था वो क्वालिफाई हुआ। 21 में तो मुझे बहुत टाइम भी नहीं मिला, ये 10 दिन का टाइम था, पर वो जो कि बैकअप था मेरा ठीक था, तो उससे क्वालिफाई हो गया। हाँ, सीसैट तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ करंट अफेयर्स, चूंकि अभी एक धारणा बच्चों के अंदर जा रही है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो कम जरूर, आपको डायरेक्ट वो बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इनडायरेक्ट तौर पर हमें क्या करना है कि जो करंट अफेयर्स की हम कोई मैगजीन पढ़ते हैं, उन मैगजीन में जो उसके साथ ट्रेडिशनल चीज भी दी हुई है, तो उसको हम बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, करना है। और उसका भी अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो उसको आप 1-2 बार 3 बार रिवीजन तो करना ही होता है। तो उस रिवीजन के थ्रू हम उस चीज को जो है ग्रैस्प कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप ऐसे प्रिपेयर करें कि वो ट्रेडिशनल को आपके सपोर्ट करे, ट्रेडिशनल आपका जो कंटेंट है। और इसके साथ सीसैट के लिए तो मैंने क्या किया कि जो 5-6 साल के पिछले जो यूपीएससी के पेपर्स थे, मैंने उन्हें सॉल्व किया। उसके साथ ही मैंने टेस्ट सीरीज सीसैट की वो मार्केट से मैंने ले ली, 5-6 पेपर्स लिए, उसको सॉल्व किए। और कुछ बेसिक मैथ्स और रीजनिंग के लिए यूट्यूब से किसी के आप कोई भी चैनल हो आप वो देख ले उसको, वहां से आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप ये जो टेस्ट है दोनों, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का और कोचिंग का टेस्ट सीरीज, ये 2 सॉल्व कर लें तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। और नहीं, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन अभी साइंस टेक से आ रहे हैं। ठीक, तो 10 से 12 का मतलब अब 10 से 12% पार्ट हो गया पूरे पेपर का, तो वो इग्नोर करके तो नहीं जा सकते। तो जो भी आप जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो या कहीं जहां भी आपको साइंस टेक का जो मटेरियल आपको मिल रहा है, हालांकि हिंदी मीडियम में बुक के फॉर्म में कोई स्टैंडर्ड बुक तो ऐसी है नहीं अच्छी, तो आप किसी कोचिंग के मटेरियल को आप जो है अपना बेस बुक बना सकते हैं। और उससे जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो आप अच्छे से कर लें। और उसमें भी कुछ चीजें हैं जैसे जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, ये सब चीजें, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सबको आप अच्छे से कर लें। उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, क्योंकि हर साल बायोटेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आ ही जाता है, और 1 क्वेश्चन मेंस में भी आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर करना वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को आप देखें, पेपर को आप एनालाइज करें कि कहां से ज्यादा आ रहा है, तो उनको आप तैयार कर लें, वो इग्नोर नहीं करना है। अब ये तो एकदम आप लास्ट में पहुंच गए। मैं अभी उसको बताता हूं, फिर जो भी जो शुरुआती चीजें हैं वो हो जाए, फिर मैं बता। अब करंट अफेयर्स के लिए देखिए, अभी विजन की मैगजीन अच्छी है, तो न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं तो पढ़िए। हिंदी में मुझे बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा है कि हिंदी वाला पेपर आपको हेल्प कर पाएगा। तो अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हैं तो आप 2 मैगजीन फॉलो करिए। आप एक विजन करिए, एक जो भी आपको दूसरा, मैं तो इनसाइट का पढ़ता था, तो विजन के साथ इनसाइट, तो वो ठीक था। तो ऐसे कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन तैयार ऐसे कर, आप देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने कहा प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन है ये यूपीएससी का, वो आप देखें तो वो किस तरीके से उसमें सॉल्व करके बताया गया है। दूसरा, आप यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है कि किस तरह से उसे सॉल्व करना है। तो उसमें अभी 2, एक तो जैसे पूछता है वो किसी चीज का निष्कर्ष पूछ रहा है, तो वो सारे तो बहुत सिंपल होते हैं, वो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उससे आपको निष्कर्ष साफ दिख जाएगा। एक होता है पूर्व धारणा, वो एजम्पशंस पूछते हैं, तो एजम्पशंस थोड़े टफ होते हैं, तो आप कुछ एजम्पशंस करें, कुछ को आप स्किप भी कर सकते हैं। पर आप कोशिश ये करें कि जो 3 पार्ट है, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इन 3 में 2 पार्ट आप अपना मजबूत कर लें, कि आप कोई एक के भरोसे न जाए, 2 कर ले। और तीनों पे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो क्योर क्वालिफाइंग है। 2 आप अच्छा कर लेंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, मैथ्स रीजनिंग से 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं, वो आप उसमें 25 आप 30-35 सॉल्व कर ले, हो जाएगा आपका। मेंस में कि प्रीलिम्स में?
अच्छा, पढ़ने के टाइम, अच्छा मुझे लगा पेपर सॉल्व करने के टाइम आप पूछ रहे हैं। तो पढ़ने के टाइम आप टाइम टेबल बनाए, तो वो तो टाइम टेबल तो आपको बनाना पड़ेगा, वो तो बेसिक चीज है। नहीं तो आप ऐसे करिए ना, जैसे अब मैं क्या करता था, मैंने अब दिन को अपने 3 हिस्सों में बांटा हुआ था, मैंने ऐसे आवर्स वाइज नहीं बना रखे थे, मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कि जो मॉर्निंग का टाइम था उसमें मैं जीएस पढ़ता था, और दोपहर मैंने लंच के बाद और जो इवनिंग का टाइम मैं घूमने टहलने निकलता था उसके पहले मैं ऑप्शनल की पढ़ाई करता था, तो वो करीब 4 घंटे हो जाते थे जीएस के और 3 घंटे ऑप्शनल के हो जाते थे। फिर रात में 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी मैं पढ़ पाता था वो करंट अफेयर्स पढ़ता था। अब जो आपका जीएस वाला पार्ट है उसी में आप सीसैट को भी थोड़ा बहुत मैनेज करके चलें तो उसी में हो जाएगा। मुझे लगता है इससे और बाकी आपको क्या ही पढ़ना है, इतनी ही चीजें हैं। ऑप्शनल के लिए एक तो सर के नोट्स जो थे तो यही मैंने क्लासरूम में ही बनाया था, वो मैं पढ़ता था। उसके साथ ही जो सर प्रिंटेड नोट्स देते थे उससे पढ़ता था, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये 3 चीज जो थी उनको मैं फॉलो करता था। उसके साथ मैंने जो नोट्स बनाया था, मैंने नोट्स अपने आप से बहुत सारे नोट्स नहीं बनाए, मैंने नोट्स केवल सोर्सेस और हिस्टोग्राफी का बनाया था। और मुझे लगता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में अगर आप सोर्सेस और हिस्टोग्राफी की अच्छी समझ आप रखते हैं फिर आप अच्छे नंबर तभी आपको गेन होंगे। जैसे पिछली साल जब मैंने 2020 का क्लियर हुआ मेरा, तो मुझे 253 मार्क्स आए, जिसमें मैं हिस्टोग्राफी और सोर्सेस उतने अच्छे से मैं यूज नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार वाले अटेम्प्ट में मैं सिर्फ यही डिफरेंस था कि मैंने हिस्टोग्राफी और सोर्सेस का यूज खूब किया, तो वो 253 से फिर 288 मार्क्स हुए, और जो कि इस बार शायद हिंदी मीडियम में सबसे हाईएस्ट भी हैं। जी बुक्स आप बाय सर के जो नोट्स है उसके अलावा आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उपिंदर सिंह पढ़ सकती हैं, वो काफी अच्छे, वो आपको मैप्स में भी सहयोग करेगी। जो आप 50 नंबर का मैप होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैथ्स की तरह आपको नंबर मिलेंगे, तो उपिंदर सिंह की बुक को आप फॉलो करिए। इसके अलावा बाकी बुक्स भी अच्छी है, लेकिन कई सारी बुक्स हैं जो बहुत पुरानी है, वो अपडेट नहीं की गई, और उपिंदर सिंह की बुक अपडेटेड है, तो वो एक, और उससे अभी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ रहे हैं। किस चीज की बुक्स का कंप्लीट कर लें पहले, वो बुक्स का उन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी, तो वो फिर बताते। तो और मिडिवल के लिए तो सतीश चंद्रा वो सबसे अच्छी है, आप वही पढ़िए। और मॉडर्न के लिए आप शेखर बंदोपाध्याय पढ़िए, और बिपिन चंद्रा अगर आप पढ़ सकती है तो पढ़िए, नहीं अगर शेखर बंदोपाध्याय पढ़ रही है तो बहुत जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की। और हिंदी मीडियम में चूंकि वर्ड हिस्ट्री के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक उतनी अच्छी है नहीं, जैन माथुर लोग पढ़ते हैं लेकिन बहुत लेंदी है वो। हाँ वो आप पढ़ सकती है हिंदी ट्रांसलेशन। और आप एनसीईआरटी, अर्जुन देव की एनसीईआरटी आप पढ़िए और सर के नोट्स पढ़िए। तो अब चूंकि उसमें होता क्या है कि वो 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8 में आपको 5 करने होते हैं, तो आप इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि एक पार्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है, एक पर कम फोकस करना है। तो जैसे मैंने मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा फोकस किया था, तो उसके मैंने कोई भी पॉइंट्स नहीं छोड़े, उसमें जितने थे मैंने सारे उसको प्रिपेयर किए। और वर्ड हिस्ट्री में मैंने पढ़ा सब, लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी सिर्फ आधे सिलेबस की करी, क्योंकि वहां से मुझे एक कंपलसरी क्वेश्चन करना था और एक और करना था, तो 2 ही करना था। तो इसलिए मैंने आधे ही सिलेबस की बहुत अच्छे से तैयारी करी, और आधा मैंने, चूंकि एक आध क्वेश्चन वो 5 नंबर के कंपलसरी में आते हैं, तो पढ़ना तो आपको सारा है, लेकिन फोकस आपको कि कितने को बहुत अच्छे से तैयार करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। एंशिएंट पे मैंने एंशिएंट पे फोकस किया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैप का पार्ट जो मेरा है वो अच्छा है, तो मैप मैंने अच्छे से किया। फिर उसके बाद हिस्टोग्राफी सर ने बहुत अच्छे से बताई थी, तो और हिस्टोग्राफी के यूज करने से नंबर आपको, भले ही आप कंटेंट 1-2 पॉइंट कम लिखें, लेकिन आप हिस्टोग्राफी का अगर यूज कर रहे हैं तो मार्क्स आपको अच्छे आएंगे। तो वो मेरा स्ट्रांग था, तो मुझे लगा कि मुझे एंशिएंट करना चाहिए, तो मैंने एंशिएंट से 3 किए थे। अब एस्से की तैयारी का देखिए, कोई बहुत ऐसे आप एस्से स्पेसिफिक तैयारी तो आप एकदम से जब एग्जाम आपका आ रहा है प्रीलिम्स के बाद तब आप करिए। अभी से क्या है कि जो आपकी जीएस की प्रिपरेशन है, तो जीएस की प्रिपरेशन के साथ ही आपकी एस्से की प्रिपरेशन होगी। बस उसमें 1-2 चीजों का आप ध्यान रखिए कि जैसे बहुत सारे कोटेशंस होती हैं,
या बहुत कीवर्ड होते हैं, जैसे हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं या जीएस के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स पढ़ते हैं। और उसके साथ ही साथ ऑप्शनल में हिस्ट्री चूंकि ऑप्शनल है तो इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियों के थ्रू हमें बहुत सारे नैतिक मूल्य पता चलते हैं, या जीवन के जैसे मूल्य हैं कि अर्जुन ने जो है जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको क्या दिख रहा था, उन्होंने कहा मुझे केवल मछली की आंख दिख रही है। तो इससे मतलब ये प्रूव होता है कि हमेशा हमें फोकस्ड रहना है अपने लक्ष्य के प्रति। तो ऐसी कहानियों का आप यूज खूब करिए जो तो वो तो पढ़ने से याद आएगा, प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए जितनी। अब याद याद करने का कोई टॉनिक तो है नहीं, अब प्रैक्टिस करिए, उसी से याद हो जाएगा। और मतलब 100 चीजें पढ़ रही हैं, आपको 50-60 याद है तो ठीक है, 100 की 100 किसी को नहीं याद रहती। अगर 50-60% चीजें आप रिटेन कर पा रही हैं तो ठीक है, वो रेशियो सही है। मैंने जो एक शेखर बंदोपाध्याय की बुक बताई और बिपिन चंद्रा की, और तीसरा जो सर के नोट्स थे, तो इन्हीं से मैंने जो फैक्ट बुक एक तैयार करी थी मॉडर्न इंडिया की, और एंशिएंट कल्चर का भी, मतलब कल्चर का खास करके एंशिएंट का तैयार किया था। मिडिवल पे उतना फोकस नहीं किया क्योंकि मिडिवल से क्वेश्चंस उतने आते नहीं है। हाँ, तो वो एंशिएंट का और मॉडर्न इंडिया का मैंने ऐसे ही इन्हीं 3 सोर्सेस से, क्योंकि अब एंशिएंट में उपेंद्र सिंह तो बहुत लेंदी बुक है पढ़ने के लिए, तो जो सर के नोट्स हैं और एनसीईआरटी है, उन दोनों से मैंने उसको निकाला था। तो अब वो एक फैक्ट बुक आप बनाया करिए हमेशा। अब लेंदी नोट्स, बल्कि नोट्स आप ना बनाए, मैं तो बिल्कुल कभी नहीं बनाता था, मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाता था या फैक्ट टाइप की चीजें, कि मैंने सिर्फ फैक्ट लिख लिए और उसके पीछे का बैकग्राउंड कहानी मुझे पता है तो वो मैं इसको रिलेट कर लेता था। और वो जीएस के भी सारे पेपर्स में भी ऐसे ही मैंने करे कि मेरा किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स जो है 30, 40, 50 पेज से ज्यादा नहीं था। वो इतना ही था कि जब मैं मेंस देने जा रहा हूं, मेरा कल पेपर है, आज मैं उसे पढ़ के रिवीजन करके चला जाता था। तो वो इस तरह से आप बनाएंगे तो वो ठीक रहेगा। ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ज्यादातर समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, तो सर उसमें आपने क्या जो हमारी मंथली मैगजीन आती है इससे क्या कोई अदर यूज किए थे? इकोनॉमी के लिए तो देखिए, मंथली मैगजीन के साथ साथ आप इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा, और इकोनॉमिक सर्वे वैल्यू एडिशन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। आप लोगों को चाहे इकोनॉमिक सर्वे आप कंप्लीट पढ़ें तो वही वो बेनिफिशियल है, या नहीं कोई कंप्लीट पढ़ पा रहा है, टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा है, तो वो उसके समरी उसकी आती है, वो आप समरी कर लीजिए। और सेकेंड पेपर में तो मैगजीन के अलावा आप, जो कि सेकेंड एआरसी एक अच्छा सोर्स है, और सेकेंड एआरसी की भी समरी अवेलेबल है मार्केट में, तो उन दोनों की समरी आप कर लो। मतलब आप चाहो तो उसको आर्थिक सर्वे पूरा पढ़ सकते हो, पर इसकी तो समरी ही पढ़ना, इसको पूरा तो बहुत हो जाएगा। तो इन दोनों से आप उसका जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हो। और चूंकि वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है, आप बेसिक सोर्सेज के बाद आप जब वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो मार्क्स आपको फिर वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। तो ये 2 सोर्स बहुत सही है। जब आप यूपीएससी का दे रहे थे साथ में पीसीएस का, तो दो तीन अप्रोच अलग अलग कैसे मैनेज होता है? नहीं, मैंने जब अप्रोच पीसीएस और यूपीएससी का लगभग एक जैसा हो गया 2018 के बाद, तब देना शुरू किया। तो 2018 में ही मैंने पहला अटेम्प्ट पीसीएस का दिया था। तो चूंकि मेंस तो एक ही जैसा हो गया, प्रीलिम्स में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। तो वो चूंकि देखो आप हफ्ते 10 दिन का टाइम रहता है कि एक या तो 1 वीक का गैप देते हैं या तो 2 वीक का, तो उसमें कुछ चीजें मैंने उसमें पॉइंट आउट करी कि क्या क्या पीसीएस में अलग आ रहा है। तो उसमें मुझे लगा कि साइंस जो है, यहाँ बेसिक साइंस नहीं आता, वहां बेसिक साइंस आता है, यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन, कुछ गेम्स या पुरस्कार वाले। तो वो मैगजीन एक तो घटना चक्र का मैंने ले लिया साइंस, और जो उसकी मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की पीसीएस के लिए, वो उन्हीं 2 से फिर मैंने किया। जनसंख्या नगरीकरण एक चीज है उसमें आता है, तो उसके लिए एक पढ़ डाला। तो वो 10-12 दिन पर्याप्त थे इतना पढ़ने के लिए, तो वो फिर उससे मैनेज हो गया। बस ये है कि आपका जो इधर जो आप यूपीएससी के लिए जो चीजें पढ़ रहे हैं, इस पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। तो पीसीएस में तो मेरा प्रीलिम्स मतलब जब मैंने पहला दिया तभी से क्लियर हो गया, और दूसरे अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई भी हो गया। तो ये इस सोर्सेस पे अगर आपका कमांड है तो फिर आगे वहां आप बढ़िया कर ले जाएंगे। करंट अफेयर्स का लिंक करने का ये है कि जो भी अभी करंट अफेयर्स की मैगजीन आ रही, वो केवल और केवल करंट नहीं दे रहे हैं, उसके साथ वो स्टैटिक पार्ट भी ऐड कर दे रहे हैं। तो इसका वो ये चीज कि आपको वो समझा दे रहे हैं उसी मैगजीन के अंदर ही, आपको इसमें अपना दिमाग नहीं ज्यादा यूज करना है कि किस तरह से वो चीजें लिंक हो रही है। हाँ, ये है कि कई बार कुछ चीजें होती हैं कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जैसे वो गवर्नेंस का टॉपिक है, ठीक,
अब कोई ऐसी योजना आई है ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, जैसे प्रगति प्लेटफॉर्म है, ठीक, वो आप उसने गवर्नेंस के सेंस में उसमें दिया हुआ है, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी चूंकि इथिक्स का भी मामला है, ठीक, अब उसको आप इथिक्स में भी प्रगति प्लेटफॉर्म को यूज कर सकती है। तो ये फिर जब आप धीरे धीरे पढ़ती जाएंगी, जब आपकी समझ डेवलप होगी इस सिलेबस की कि कौन सी चीज का यूज मल्टीपल तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो फिर आप धीरे धीरे करने लगेंगी। तो इसमें सबसे अच्छा यही है कि जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को आप पहले लिंक करिए कि जैसे सोसाइटी का है और वो सोशल जस्टिस का है, ये दोनों लिंक हो रहे हैं, तो हम सोसाइटी के एग्जांपल सोशल जस्टिस के एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ऐसे करके क्लासेस भी चलते हैं तो साथ साथ करनी चाहिए, एक बार आप रिवीजन करने के बाद करनी चाहिए। नहीं, कुछ तो देखिए आपका एक बेस थोड़ा बहुत बन जाए, अब पूरी कंप्लीट करने का वेट मत करिए। जैसे जब मैंने सर के यहाँ ज्वाइन किया था तो करीब 1 महीने मैंने पढ़ा, तो वो 1 महीने के बाद मैंने राइटिंग शुरू कर दी थी। सर यहाँ सुबह डेली टेस्ट लेते थे, 15 मिनट वो देते थे कि हम आंसर अपना लिख करके सबमिट करें, और उसके बाद वो वीकली टेस्ट होते थे, 15 दिन पे टेस्ट होते थे, तो उसमें वो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे करके देते थे। तो मैं रेगुलर लिखता था। 1 महीने के बाद मैं रेगुलर लिखने लगा था, तो 10-15 दिन मैंने लिखा। उसके बाद सर यहाँ जब 4-5 लोगों का अच्छा जो इनका आता था, तो उनको यहाँ से वो नाम भी अनाउंस करते थे, तो मेरा मतलब रेगुलर होता था कि हाँ सर मेरा नाम बोल रहे हैं कि आनंद का ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है। तो वो जरूरी है, वो जरूरी इस सेंस में कि जैसे जो भी चीजें आप गलती कर रही हैं वो अभी सर बता देंगे, या सर ने जिनको अपॉइंट किया हुआ है वो आपको पॉइंट आउट कर देंगे कि ये गलती आप कर रही, तो उनको आप सुधार लेंगे। एक टाइम के बाद क्या होगा कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, कोचिंग कंप्लीट हो गई, फिर आप लिख रही, तो आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो आप जो गलतियां करेंगी उससे फिर आप तो उसको सुधार नहीं सकती, कोई दूसरा ही उसमें बताएगा। तो वो दूसरा अभी अवेलेबल है, तो उसका आप यूज करिए, यूटिलाइज करिए उसका। तो फिर आपको जब एक थोड़े बहुत अच्छे आंसर्स होने लगेंगे, उसके बाद आप जब करेंगी तो कुछ धीरे धीरे सुधार खुद से भी होने लगता है। और एक टाइम के बाद आपकी जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो बहुत सारी कॉपी जो है ऑनलाइन सबकी अवेलेबल है, जिन्होंने अच्छा मार्क्स गेन किया है, तो आप उससे अपनी जो है मैच करिए अपनी कॉपी को कि उन्होंने कैसे लिखा है और आपने कैसे लिखा है। तो मैंने तो ये बहुत किया कि मैं डाउनलोड करता था कॉपी ऑप्शनल की, जीएस की, और पूरी कॉपी पढ़ता था, फिर अपने आंसर्स देखता था। कई बार मैं नहीं भी लिखता तो भी उनकी पढ़ता रहता था, कई पॉइंट्स वहां से मिल जाते थे, कई बार कैसे हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है वो तरीका मिल जाता था। तो वो सब मैंने यूज किया। तो इस बार तो मतलब मेरा काफी ठीक रहा, जीएस में मार्क्स मेरे 420 हैं, तो उसी से मुझे लगता है ये इस तरह से मैं कर पाया। तो वो आप करिए। इन्वायरमेंट के लिए एक तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर पार्ट उसका करंट अफेयर्स से आता है। दूसरा मैंने दृष्टि की जो बुक होती है वो पढ़ा था, वो 2 से मैंने किया था। अब मैंने सर के यहाँ ही लिखा था, सर ने अपलोड नहीं किया है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी कॉपी अपलोड कर दें अपने वेबसाइट पर। मैंने टेस्ट ऑप्शनल का यही लिखा था सर के पास, पिछले साल भी लिखा था, इस साल भी, पर सर ने अपलोड नहीं किया है। मैं कहूंगा मैं अपनी कॉपी अवेलेबल करा दूंगा, अगर सर के पास नहीं होगी तो वो अपलोड कर देंगे, तो आप लोगों को मिल जाएगी। टेलीग्राम तो है, पर अभी मैंने चैनल नहीं बनाया। मैं चैनल भी बनाऊंगा तो आपको बस यहाँ उसका भेज दूंगा वो लिंक, तो आप लोग उस पर आ जाएंगे, तो फिर वहां मैं बता दूंगा, आपको सेंड भी कर दूंगा। नहीं, सही क्वेश्चन पूछा, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सबसे अच्छी बात एथिक्स में यह है कि इसमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो एथिक्स के लिए अब सोर्सेस के तौर पर तो देखो, आप जैसे लेक्सिकन की जो बुक है वो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। उसके साथ ही मैंने विजन के जो नोट्स थे वो भी पढ़े, और उनकी जो टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन होता है कि 3-4 साल के मैंने मार्केट से खरीद लिया और उसके सॉल्यूशंस पढ़ डाले। तो उसमें सॉल्यूशन में भी हमें ये मिला कि बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए, बहुत सारे कहानियां मिल गई, बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल गए। तो उनको फिर मैंने नोट कर लिया अपने डायरी में, और फिर उसको मैंने अपने आंसर में यूज किया। तो और दूसरी चीज जैसे एथिक्स के लिए यह है कि आप जो भी जितने उसमें टर्म्स दिए हुए हैं, करीब 50-60 टर्म्स ऐसे हैं जो एक की टर्म्स हैं, तो उनकी आप परिभाषा खूब अच्छे से याद कर लिए। एकदम जो लिखा है वही परिभाषा आपको तैयार हो, या आप अपनी अच्छी बना सकते हैं। तो अपने कई लोग ऐसा भी करते हैं
लेकिन मैंने क्या किया कि जो उसमें लिखी है वही मैंने याद कर ली, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जैसे ईमानदारी है और सत्यनिष्ठा है, अब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो कई बार लोग क्या होता है कि समझ के चक्कर में कि इसको हम समझ के लिखेंगे, वो परिभाषा ही उसमें दोनों की जो है मिक्स हो जाती है। तो इसलिए उसमें क्लैरिटी आपके थॉट्स में होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही उसके जितने प्रकार होते हैं या जो भी उसका प्रो या कॉन्स है, वो दोनों चीजें आप तैयार रखें। उससे रिलेटेड 5-5, 4-4 एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए, और उन एग्जाम्पल्स की कहानियां कि वो किस लिए ऐसा फेमस हुए, ठीक। और वो एग्जाम्पल्स मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि बहुत महान ही हो, हम डेली लाइफ से भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्लेयर्स को ले सकते हैं, बहुत सारे एक्टर्स को ले सकते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन को ले सकते हैं, बहुत ब्यूरोक्रेट को ले सकते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो आप उसको यूज करिए। और बाकी आंसर राइटिंग में ये है कि आप मतलब आपको पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कई लोग कोशिश करते हैं कि वो पैराग्राफ में लिखें, लेकिन पैराग्राफ में मुझे नहीं लगता कि वो आपको फायदा पहुंचाएगा। जितना आप मतलब जब बिल्कुल पॉइंट्स आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो वहां आप मतलब आप किसी तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए भले ही यूज कर लीजिए, लेकिन आप लिखिए पॉइंट में, अदरवाइज बौद्धिक जुगाली तो बहुत जरूरी है। सर तो बौद्धिक जुगाली करवाते ही होंगे आप लोगों से। बौद्धिक जुगाली देखिए कोई जिससे अब आप उसके लिए जैसे कोई टाइम आप डिवाइड अपने पूरे जो आपका जो डेली रूटीन है उसमें कोई आप टाइम डिवाइड नहीं करेंगे कि हाँ मुझे इस टाइम बैठ के बौद्धिक जुगाली करना है, वो ऐसे होता भी नहीं है, ठीक। आप खाना खा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, आप मेट्रो में बैठे हुए हैं, कैब में बैठे हुए, तो आप चीजों को सोचते रहिए, रिलेट करते रहिए, वही है बौद्धिक जुगाली। की अब सर जैसे बताते होंगे कि अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन है या चंद्रगुप्त, इन लोगों का गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेशन है, मौर्यों का और गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेशन में आप तुलना करते रहिए, पढ़े आप। अब ये चीज ऐसी है कि ना जिससे आपकी समझ डेवलप होगी, और वो बहुत जरूरी भी है कि आप चीजों को जब सोचेंगे तो एक दूसरे चीजों से रिलेट कर पाएंगे। और वो आपका जैसे ऑप्शनल में सर बौद्धिक जुगाली कराते होंगे, तो आप जीएस में यूज करिए, और वो यूज आपका जैसे मैंने जो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है तो उसमें तो होगा ही होगा, उसके साथ एथिक्स के 4th पेपर में होगा, अशोक की बहुत सारी बातें या मौर्य गुप्तों के जो उनका जो स्वर्ण काल का एक अवधारण है उससे रिलेट करके बहुत सारी चीजें आप एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हैं, और वो एस्से में भी आप यूज कर पाएंगे। तो ये मतलब संभव तभी होगा कि जब आप बौद्धिक जुगाली किए हुए हो, तब वो आपकी समझ में आएगी, समझ के स्तर पर चीजें डेवलप हो जाएंगी, फिर आप उसका यूज कर पाएंगे। देखिए इकोनॉमी के लिए तो रमेश सिंह की जो किताब है वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर देगी, ठीक ठाक हेल्प कर देगी, क्योंकि बहुत सारे जो टर्म्स हैं उसकी मीनिंग क्या है वो उन्होंने बताया हुआ है। लेकिन मेंस के लेवल पे वो उतनी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि अब मेंस में आपको फिर कोई दूसरा सोर्स आप यूज कर सकते हैं। अब वो दूसरा सोर्स आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसका आप नोट्स देख सकते हैं, क्योंकि बुक के लेवल पे मुझे लगता है कि रमेश सिंह ही ज्यादा पॉपुलर है और वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी। और उसके भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, शायद शुरुआत आप उसमें जब सिलेबस देखेंगे या पेपर जब देखेंगे तो शुरुआती आपको 10-12 चैप्टर्स ही लगेंगे कि ये काम के हैं, तो आप उनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, तो प्रीलिम्स में आप जो है आपके लिए अच्छा होगा। तो वही तो मैंने अभी बताया कि आप उसको एक एग्जैक्ट याद करिए चीजों को, क्योंकि जो समझेंगे, अगर आप सोचेंगे कि हम समझ करके लाओ उसको लिखते हैं, तो कई बार क्या होगा कि वो मिक्स हो जाएंगी परिभाषाएं, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो हिंदी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इंग्लिश में यह है कि जैसे आप देखिए उसमें एस्से एक आता है, ठीक। तो आप एस्से के लिए ये करिए कि उसमें लोग करते हैं कि 5-6 जैसे कुछ थीम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उस सब पे मटेरियल तैयार कर लेते हैं, फिर वो जा करके वैसे की वैसे लिखाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे जो चूंकि अब बहुत सारे टॉपर्स हैं तो वो इंग्लिश मीडियम से ही होते हैं, तो उनके जो एस्से की कॉपियां हैं वो आप पढ़िए, तो वो एस्से को कैसे हैंडल कर रहे हैं आपको, एक तो उसकी लैंग्वेज भी आप समझ पाएंगे, कुछ पैराग्राफ या कुछ चीजें जो है आप वैसी की वैसी वहां डाल आइए,
तो उससे आप समझ विकसित हो जाएगी। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, एक होता है वो शायद 75 मार्क्स का होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में तो बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वो लिखा होता है, जो चीज वो पूछेंगे वो टफ नहीं होता है, एकदम से उसमें आपको दिखेगा कि हाँ ये यही चीज पूछ रहे हैं, तो आप उतना पार्ट कट करके वहां से हाँ डाल दीजिए। अगर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो उन्हीं की लैंग्वेज डाल दीजिए। और हम सर ऑफिस की क्लास करते हैं, तो ऑफिस की क्लास करते हैं सर जीएस का पार्ट तो छोड़ सकते हैं? कर सकते हो, मतलब मैंने तो क्या किया था, कुछ जो नितिन सिंघानिया की बुक है वो 1-2 बार पढ़ा मैंने, उसके बाद मुझे लगा कि जो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ जो चीजें, या उपिंदर सिंह की बुक से जो मुझे मिल रही है वो ज्यादा वैल्यूएबल है उसकी बजाय, तो आप स्किप कर सकते हो। मॉडर्न इंडिया में तो बिल्कुल आपको कोई जरूरत ही नहीं लगेगी, वो तो सारी चीजें यहाँ जो आप पढ़ोगे वही हैं। और कल्चर में ही थोड़ी बहुत जरूरत लगती है, लेकिन उसमें भी कोई बहुत जरूरत नहीं है। आप जैसे आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है तो सर पढ़ा ही रहे हैं, या जो बुक्स है आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे उसमें दिया ही हुआ है, तो वो आप स्किप कर सकते हो। वो मैंने कहा नहीं कि 3 पार्ट में मैंने अपने दिन को बांटा हुआ था, वही था मेरा रूटीन। बहुत स्ट्रिक्ट में नहीं था, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन था मेरी डेली लाइफ में, और वो ठीक भी है। बहुत आप मशीन की तरह काम नहीं कर सकते, अब हम लोग इंसान हैं, कई बार होता था कि गैप भी हो जाता था, तो मैं फिर बहुत लोड नहीं लेता था उसको, अब आगे कंप्लीट करने की कोशिश करता था जो मेरा टारगेट होता था। पहले मुझे लगता है हम जो जिस बैकग्राउंड से हम लोग हैं, हम लोगों का प्रेरणा स्रोत हमारी पृष्ठभूमि ही है। ठीक ठीक, कि मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत वही था कि अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर हम करेंगे क्या। ठीक, अगर यहाँ कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे तो जहां से हम आए हैं वहां लौट के जाने पे कुछ है नहीं करने को। ठीक, तो यही जो करना है तो वो डू और डाई। अब अंक गणित तो ज्यादा आता है तो आप उस पर फोकस करिए। दूसरा है कि जो ये होता है रीजनिंग से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, वो आप अगर उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लें तो फिर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आते हैं, और अंक गणित ऐसा है कि वो आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, तो आप अंक गणित की तैयारी ठीक से करें। ज्योमेट्री उतना आता भी नहीं है, अंक गणित ही ज्यादा आते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जरूरी है, इनिशियल फेज में जरूरी है, बहुत ज्यादा तो जरूरी मुझे नहीं लगता है कि है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट तो देखो आपको यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन से मिले, कहीं 1-2 क्वेश्चन अगर मिल गए तो मिल गए, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं है, आप साइंस से आए हैं, कॉमर्स से आए हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से आए हैं, आपका ग्रेजुएशन उस तरह से है, तो फिर आप अपने बेस को तैयार करने के लिए कर सकते हैं एनसीईआरटी। सोसाइटी तो जैसे एनसीईआरटी की बुक जो सोसाइटी की है क्लास 12 की, वो मैंने पढ़ी, उसके साथ ही विजन के जो नोट्स थे वो मैंने हिंदी मीडियम में मुझे लगा ठीक है, वो देखा तो फिर इससे हो गए। टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे से समानता है, तो सर अभी वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि बहुत से प्रश्न किसी टॉपिक के दूसरे से समानता रखते हैं उसमें पूछे जाते हैं। जैसे हमने कोई टॉपिक उस विषय से पढ़ा, तो क्या पहले प्रश्न का उत्तर उसमें लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, पर कुछ जैसे देखिए होता क्या कि टर्मिनोलॉजी हर जो सिलेबस का पार्ट है उसकी अलग अलग है, तो उन आप शब्दावलियों का ध्यान रखिए कि किन शब्दावलियों का यूज आपको सेकंड पेपर में करना है, किन का फोर्थ में करना है। ठीक, वो टर्म्स ही वो उसको डिटरमाइन करेंगे कि ये इस पेपर में आप लिख रहे हैं, ये इस पेपर में लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आप इस लेवल पे कर सकते हैं। बाकी जो कई बार मूल जो है वही होता है कि अब ईमानदारी को लेकर के क्वेश्चन, अब जैसे गवर्नेंस में अगर वो ईमानदारी को लेकर के पूछ रहे हैं तो वो हो सकता है कि कोई नया प्लान चला है उससे रिलेट करके वो पूछ लें, और इथिक्स में अगर वो ईमानदारी से रिलेट करके पूछ रहे हैं तो हो सकता है किसी एग्जाम्पल के थ्रू या किसी कोटेशन के थ्रू वो पूछ रहे हो ईमानदारी को, तो आप जो यहाँ उन्होंने योजना के थ्रू पूछा वो योजना आप वहां लिख दीजिए, और जो कहानियां आप वहां लिख रहे हैं उसमें वो आप यहाँ उसके पॉइंट्स फॉर्म बनाते टाइम लिख दीजिए, तो ऐसे यूज हो जाता है, बहुत आसानी से यूज कर लेंगे। ऑप्शनल में क्या पूरे जीएस के में भी योगदान है, और आप एसए में भी कर सकते हैं। नहीं हर में तो ना बनाइए, नहीं मैक्सिमम में भी ना बनाइए, आप आधे से कम में बनाइए,
जैसे आप मान लो 20 क्वेश्चन है तो आप 7-8 में आप डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप ये सब कुछ बनाइए। अब जैसे सब में आप बनाएंगे तो वो फिर आपकी यूनिकनेस थोड़ी ना हुई। या जैसे कोई आप नयापन दिखाना चाह रहे हैं, ठीक, और कुछ चीजें होती कई क्वेश्चंस में उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, तो कई बार लड़के करते क्या कि अब वो डायग्राम के नाम पे, चूंकि अब ऐसा एक माहौल बना हुआ है कि हमें फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना ही है, तो वो हर जगह बनाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ मैंने तो 7-8 में ही बनाया और मेरे मार्क्स मुझे लगता है इस बार सारे पेपर में ठीक थे जीएस के, तो वो आप कर सकते हैं आराम से। सब देखिए सबको मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक, कुछ लोग तो एक भी नहीं बना रहे हैं वो भी अच्छा मार्क्स पाए हैं। मैंने 7-8 बनाए, मुझे भी ठीक मिले। कई लोग सब में बना दे रहे हैं, उनको भी ठीक मिल रहा है, और कई ऐसा सब करते हुए भी नहीं मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट। हाँ, जीएस में तो कोई स्कोप ही नहीं है पैराग्राफ का। जीएस में आपको पॉइंट ही लिखना है। ऑप्शनल में आप कभी कभार पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, और वो कभी कभार ही है। आप जीएस में ऑप्शनल में पॉइंट्स आप 2-3 लाइन का कर सकते हैं, 3 लाइन का आपका पॉइंट हो सकता है, पर जीएस में 1 से 1.5 लाइन, तो वो कंप्लीट नहीं, मतलब अगर हो रहा है तो वो थोड़ा सा आपके निगेटिव ही जाएगा आपके पक्ष में। ऑप्शनल में आप 3 लाइन का बनाइए पॉइंट। नहीं, आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको भी पढ़िए। जैसे सर के नोट्स हैं वो तो ठीक है, अच्छे हैं, वो आपका बेस पे बनाएंगे, लेकिन वैल्यू एडिशन करने के लिए उसको आप पढ़िए। और जो 2 चीज मैंने बताई, सोर्सेस और हिस्टोग्राफी, आप उसका खूब से खूब यूज करिए। अब सर तो क्लास में बताते ही होंगे, अगर वो अलग से एक कोई हिस्टोग्राफी और सोर्सेस का एक नोट्स आप लोगों को 10-20 पेज में करके दे सके कि वो कि गुप्त काल में ये डिबेट है, ठीक, स्वर्ण काल, किसी ने स्वर्ण कहा है काल, किसी ने कहा स्वर्ण काल नहीं है, तो वो नहीं के पक्ष में उन्होंने 3-4 पॉइंट्स बताए कि इस कारण से कि महिलाओं की अच्छी स्थिति नहीं थी, सिक्कों की स्थिति पर उन्होंने बताया है, ठीक, ऐसे करके बताया है। तो वो क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं और कौन वो व्यक्ति है, उनका नाम, उनके नाम के साथ, वो अगर आपको, आप अपने आप से भी तैयार कर सकती, मैंने तो खुद से ही तैयार किया था। तो अब ठीक है, पढ़िए, उसमें कोई आपको बहुत फायदा करेगी। अब जैसे आपको जीएस में यूज, उसका यूज होगा जीएस में, उसके साथ आप प्रीलिम्स में भी उससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और ऑप्शनल में तो है ही यूज। और मैप आपका, सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि मैप आपकी वो तैयार करवा देंगे, तो बहुत सारा, बहुत हेल्प उससे हो रही है, तो वो उतना करना ठीक है। शॉर्ट नोट्स ये है कि जैसे जब आप फर्स्ट रीडिंग आपने कर लिया है सिलेबस का, आप जब सेकेंड या थर्ड रीडिंग कर रहे हैं, तो जो बहुत कोर कॉन्सेप्ट है सिलेबस का, या जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उन कोर कॉन्सेप्ट्स को ही आप सिर्फ लिखिए। उसके साथ जो फैक्ट्स हैं, जो मान लीजिए किसी टॉपिक में आपको 20 फैक्ट ऐसे लगे जो आपको याद नहीं है या वो जरूरी है, उनको आना चाहिए, तो उन फैक्ट्स को आपने सिर्फ अपने डायरी में लिख लिया। उसके अलावा जो बाकी कहानियां हैं, कारण है, परिणाम है, ये सब चीजों आप उनको साइड में रखिए कि आपने 2-3 बार पढ़ा है तो आपके माइंड में वो चीजें होंगी। तो ये जो प्योर कोर कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स, आप बस उतने को ही लिखिए, और उसको आप ऐसे उसको डिवाइड कर लीजिए कि ये पक्ष वाले क्षेत्र के हैं, ये विपक्ष वाले के हैं, या जो भी है ये, तो उस तरह से करके आप बनाइए, तो वो फिर ठीक रहेगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी, और फिर बाद में रिवीजन करेंगे तो फिर तो आप 2 घंटे में रिवीजन कर लेंगे। वो रिवीजन के लिए ही सबसे अच्छा है, बात ये है उसमें, वो इसीलिए क्योंकि जब आप मेंस का पेपर लिखने जा रहे हैं तो एक दिन में 2 पेपर लिखना होता है, और उसके बाद आप दूसरे दिन जाएंगे, दूसरे दिन भी 2 पेपर लिखना है, और फिर आपके पास अगर 250-250, 300 पेज के नोट्स हैं, तो आप उनको कैसे रिवाइज करेंगे। तो वो जरूरी है कि आपके पास 20, 25, 30 पेज के नोट्स हों, जो आप रात में 1-2 घंटा पढ़ लें, सुबह जा रहे हैं तो 1-2 घंटा पढ़ते हुए जाएं, तो बहुत सारे फैक्ट्स और पॉइंट आपके मन में तुरंत रहेंगे, तो वो जैसे क्वेश्चन दिखेगा आप वहां तुरंत डाल देंगे। तो वो ऐसे करके करिए, तो ऐसे हो जाएगा। 1-2 जो भी, जैसे जब जितनी आपकी, अभी आपके समझ पे डिपेंड करेगा। 2024 का कितने सब्जेक्ट के लिए एक दिन में कितने सब्जेक्ट? मैं तो एक ही पढ़ता था। अब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखिए, क्योंकि देखिए एक चीज तो यह है कि आपको ऑप्शनल को बैलेंस करके चलना है साथ, कि आप ऑप्शनल आप छोड़ नहीं सकते कि आप जीएस पढ़ रहे हैं तो आप ऑप्शनल चलिए, आपने ये मंथ बांटा हुआ है कि इस मंथ में हम ऑप्शनल पढ़ेंगे। तो मेरा ये था रूटीन कि मैं रोज पढ़ता था, भले उसको घंटे कम देता था, इधर मान लिया 5 दिया तो उधर 3 दिया, इस तरीके का रेशियो होता था।
लेकिन वो आप डेली करिए। मैं एक ही पढ़ता था, करंट अफेयर्स पढ़ता था उसके साथ और ऑप्शनल पढ़ता था, तो 3 चीजें हो जाती थी। सर करंट 2024 का अटेम्प्ट देना, तो करंट कब से अच्छी तरीके से स्टार्ट? करंट 1 साल का जरूरी होता है, लेकिन जैसे करंट अफेयर्स सिर्फ आप एग्जाम के पर्पज से मत देखिए, उसको आप अपनी ओवरऑल समझ के लिए देखिए कि आप वो जैसे जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो ही आपकी समझ अच्छी बन पाएगी कि आप उन चीज टॉपिक्स को रिलेट करेंगे। ठीक, तो जब आप लेटर फेज में जब आपको पढ़ना होगा तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आप अभी से पढ़ते चलें तो ठीक है। वो एक पार्ट बना लीजिए अपनी लाइफ का। जो आप न्यूज़पेपर तो पढ़ना है, जैसे लोग बताते हैं कि न्यूज़पेपर आप पढ़िए ही पढ़िए, तो चूंकि अगर आप हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ना, तो मुझे लगता नहीं कि कोई उसका फायदा है, तो आप मैगजीन पढ़िए उसकी जगह। मैंने तो देखिए बहुत कुछ जैसे जो बुक्स हैं वो सब, जैसे लक्ष्मीकांत है, बिपिन चंद्रा है। क्या करेंगे? जीएस के आंसर्स में क्या करते हैं? जीएस में तो बुक का आपको रेफरेंस देना है, तो बुक्स जैसे तो दीजिए, बिल्कुल दीजिए, उसमें कोई नहीं। मैंने देखो जैसे मैंने बहुत सारे बुक्स का रेफरेंस नहीं दिया, जो बहुत फेमस बुक्स हैं जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र या जो ट्रेडिशनल किताबें, उन्हीं का मैंने रेफरेंस दिया है। बहुत सारी नई बुक्स का जो आती रहती हैं उनका मैंने रेफरेंस नहीं दिया है। तो मेरा मेन ये था कि मैंने जो फैक्ट्स होते हैं, कोई डेटा है ठीक, कि ये इतने % इसमें ग्रोथ हुई, ये चीजें हुई, उन सब पे ज्यादा फोकस मैंने किया वो 2nd और 3rd पेपर में। और चूंकि अब जो फर्स्ट पेपर है, 4th पेपर है, तो 1st और 4th में बहुत सारे ट्रेडिशनल बुक्स का ही जरूरत लगता है। जैसे हिस्ट्री में आप ट्रेडिशनल किताबें ही, पुरानी किताबों का आप डाल सकते हैं। नई किताबें चूंकि अब आप अगर आपकी रीडिंग है तो आप डालिए, लेकिन मैंने नहीं किया था। क्या करें? हाँ हाँ हाँ, उसमें यूज करिए, आप उनका यूज करिए बिल्कुल। जो ये दार्शनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एस्से, अच्छा, तो एस्से के लिए अभी तो फिलोसफिकल ही एस्से आ रहे हैं सब। जो पहले एक एक पार्ट था तो वो अलग अलग था, आप तो दोनों में वही पूछ रहे हैं। तो उसके लिए आपका जो एथिक्स का पेपर है उसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो फिर आप वो फायदा करेगा आपको। तो उसके लिए बेसिक चीज यही है कि आप एथिक्स की प्रिपरेशन खूब अच्छी करिए। और एथिक्स में एक टॉपिक जो भारतीय और वेस्टर्न दार्शनिकों का 2 करके है, तो उनकी जो भी आप टीचिंग्स है उनको आप पढ़िए। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा जो पूरा एथिक्स का सिलेबस है वो, ये 2 चीज आपको हेल्प करेगा। बाकी चीजें हैं जैसे जीएस की भी चीजें हेल्प करेंगी, तो उनको भी आप डालिए। तो ये मुझे लगता है जीएस से ही आपका वो होगा। वो आप अलग से, जैसे आप बहुत अलग से उसकी बुक नहीं पढ़ सकती। अलग से बुक पढ़ने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि किसी ने अगर एस्से पर कोई बुक निकाली है, लिखा है जिसमें फिलोसफिकल एस्से ज्यादा हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिए। उसमें से आपको कुछ एग्जांपल्स, कुछ कहानियां, कुछ कोटेशंस मिल जाएंगे, जिनको आप अपने जो है डायरी में नोट कर लीजिए, फिर उनका यूज करिए। तो उसमें भी वही, उसमें लैंग्वेज का ही ज्यादातर खेल है। देखो समझ तो वही है, चीजें बनानी आपको वैसे ही है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक और ये वाली फील्ड, वैसे ही आप उसको डिवाइड करिए, लेकिन अप्रोच उसका फिलोसफिकल, ठीक, कि समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उसमें आप आप जाति व्यवस्था या जो लैंगिक जो बंटवारा है समाज का, इन सब चीजों को आप थोड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर से देखिए। उसको बहुत अधिक जो आपकी आंकड़ों में नहीं कि इतना सेक्स रेशियो इतना है, ये तो ये गड़बड़ हो गया, उस तरह से नहीं। हाँ, हिस्ट्री तो हेल्प करेगी। हिस्ट्री में जो हम चूंकि हिस्ट्री में फिलोसफी पढ़ते ही हैं, षड दर्शन जो है हमारा वो है, और जो थिंकर्स हैं वेस्टर्न, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के थिंकर्स हैं, वो हम जो पढ़ते हैं उनका यूज कर सकते हैं। कांट का, रूसो का, बेंथम का, मिल का खूब यूज करिए आप, जितना कर सकते हैं। वही सब एटलीस्ट आपको हेल्प वही करेगा जो आपका ऑप्शनल और जीएस की पढ़ाई है, वो उसी से होगा। आप अलग से मतलब बहुत अधिक प्रयास मत करिए, इन्हीं चीजों को आप तैयार कर लीजिए, वो आपको सफिशिएंट मटेरियल दे देंगे, तो हो जाएगा उससे आप। की जर्नी में, लंबी जर्नी है, तो इस जर्नी में जो आपके लाइफ में अननेसेसरी जो प्रेशर आया, उसको आपने कैसे सॉर्ट आउट किया, क्या अप्रोच लिया? अब
प्रेशर तो सही बात है, बहुत लंबी जर्नी है, प्रेशर आता ही है। तो प्रेशर के लिए ये था, एक तो देखिए मुझे फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था, पहली चीज तो ये थी, ठीक। तो जो भी प्रेशर था वो मेरा खुद का था कि हाँ मुझे अब एक टाइम के अंदर इतना करना है, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए फिर वो चीजें मन में आती थी। तो उसके लिए मैंने जैसे देखता था कि बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज में देखता था, ठीक। तो कई लोग 4th अटेम्प्ट में, 5th अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में, किसी किसी का तो अगर वो कैटेगरी से है तो वो 7th 8th अटेम्प्ट तक उनका क्वालिफाई हो रहा है। तो उनकी मैं कहानी से ये देखता था कि अगर ये लोग इतने टाइम तक किसी के अपने को होल्ड कर ले रहे हैं, ठीक, पेशेंस इतना ज्यादा इनमें है, तो अगर वो कर रहे हैं तो हम लोग तो अभी स्टार्ट किया है। एक आध अटेम्प्ट मेरा हुआ था, शुरुआती 2 अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी में प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो दूसरे में चूंकि मेरा एक ही नंबर से रुका था तो मुझे लगा कि हाँ मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। तो इसलिए वो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं हुआ कि जो एक डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो ज्यादा प्रेशर आता है। मैं एकदम से मार्जिन पे था, तो मुझे लगा कि मैं कर ले जाऊंगा। और मेंस पे मुझे अपने थोड़ा भरोसा था, क्योंकि यहाँ भी मैं आंसर राइटिंग करता था तो काफी मेरा ठीक था। तो मुझे लगा जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेरा हो जाना चाहिए, और वही हुआ भी कि 2020 में मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला तो मेंस भी निकल गया और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो उन्हीं चीजों से सीखता था कि कैसे वो लोग कर ले रहे हैं, मैं भी वैसे ही करूंगा। बाकी कोई प्रेशर मेरे ऊपर ऐसे फैमिली से नहीं था। और दूसरी ये चीज थी कि मैंने 17 में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की और 19 के अटेम्प्ट में मेरा पीसीएस क्वालिफाई हो गया। तो वो 2-2.5 साल में मेरा रिजल्ट आ गया। तो बहुत, हाँ, अगर 4-5 साल रुकता, जैसे अभी ये पहला रिजल्ट मेरा अगर ये होता तब तो बहुत प्रेशर हो जाता। लेकिन मेरा पहला रिजल्ट फरवरी 2021 में ही आ गया था। तो ये मैं पिछले मतलब समझिए 1-1.5 साल से मैं नौकरी में ही हूँ, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया है। तो हाँ, तो फिर प्रेशर मेरे ऊपर उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब होता ही है। पर वो लोग हमें लगता है इंस्पिरेशन बहुत बड़े हैं, जो इनका 7th 8th अटेम्प्ट में भी होता है, 6th अटेम्प्ट में होता है। अपरिचित शब्द से पहले सामना होता है, किस चीज से? अपरिचित शब्द या वाक्य से सामना होता हाँ हाँ, है, इस समस्या तो ये तो मीडियम की कोई समस्या है नहीं, ठीक। ये आपके पढ़ाई और आप जो आप जितना पीछे मेहनत करके आए हैं उसका रिजल्ट है। अगर आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छे से पूरे पिछला जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो बहुत अधिक वो फिर समस्या नहीं होगी। अगर आप अभी से आप अपने होश संभाला है तो थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन निदान तो है। आप उसको पढ़िए, समझिए चीजों को, आप गूगल करिए जो टर्म्स हैं, आप या कोई आपके आसपास जो लड़के रहते होंगे, ठीक। आप 3-4 लोगों का ग्रुप तो हर किसी का होगा और होना भी चाहिए। मतलब आप अच्छे लड़कों का अपने हिसाब से देख के ग्रुप बनाइए, क्योंकि आप सर की क्लास मान लीजिए आपको 5-6 महीने पढ़ाएंगे, उसके बाद सर तो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक। और अगर मिले भी तो सर आपको 5 मिनट 10 मिनट गाइड करेंगे, उनको 1 घंटा तो आपके साथ बैठेंगे नहीं। तो वो फिर आपके काम आएंगे यही लोग, जो ये आप जिनसे क्लास में या आप जीएस की क्लास में जहां तो आपसे मिलेंगे, दोस्ती होगी, उनके साथ डिस्कस करिए। किसी किसी का अच्छा होता है, वो आपको सब चीज बताएंगे। उसके आगे है गूगल करिए, आप यूट्यूब पे देखिए, सब चीजें तो है अवेलेबल। ज्योग्राफी के लिए देखिए, एक तो एनसीईआरटी आप करिए, और उसके लिए आप जिस भी किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसकी एक आप बुक पढ़ लीजिए, 2 ठीक है, सफिशिएंट रहेगा इतना। पॉलिटी के लिए भी एक तो लक्ष्मीकांत है, दूसरा करंट अफेयर्स है, ये 2 ठीक है। नहीं, आपको बेस बनेगा लक्ष्मीकांत से, ठीक। और बहुत सारे क्वेश्चंस हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में आपको एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़नी है। तो एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत, उसके साथ जो आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहे हैं, वो 3 चीज आपको कंप्लीट कर देंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट भी, करंट अफेयर्स और जिस भी किसी कोचिंग के नोट्स, ये जो जितने छोटे छोटे पार्ट है, जैसे सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है या गवर्नेंस है, ये सब आप बहुत बुक्स के पीछे मत भागिएगा। मतलब मुझे तो अभी तक मेरा अनुभव यही रहा कि मैंने जो अटेम्प्ट दिए कि क्वेश्चंस बहुत टफ वहां से नहीं आते। तो आपका जो ट्रेडिशनल मटेरियल ये कोचिंग वाला है और एक करंट अफेयर्स, 2 से हो जाएगा। मैं लगभग साथ ही दोनों को लेकर के चलता था। बस ये था कि जो मैंने पहले बताया कि मैं फैक्ट्स लिखते रहता था, बस उस फैक्ट्स को लिख करके वो प्रीलिम्स के टाइम उसका रिवीजन कर लेता था। तो वो आप लोग भी करते रहिए, से ठीक। इंटरव्यू के लिए अभी से तो कुछ मत करिए, जब इंटरव्यू आएगा तब फिर। बात भी यही है कि जैसे आप जो 2-4 लोग आपके साथ इंटरव्यू दे रहे होंगे, जब आप तो वो आपका ग्रुप बन जाएगा, तो उनके साथ डिस्कस करते रहिए करंट अफेयर्स के मुद्दों पे।
एक देखिए, हर चीज पे एक चीज जरूरी है कि आपकी राय होनी चाहिए, ठीक। आपका व्यू पॉइंट बहुत जरूरी है, वो आपके ऑप्शनल में, जीएस में, एसए में और इंटरव्यू में हर जगह काम आएगा। आप हर जगह डिलेमा में मत रहिए, मतलब कई लोग होता है कि वो क्लियर कट उनका व्यू नहीं होता, ठीक, ये भी सही वो भी सही, वो वाला अप्रोच नहीं ठीक है। आप एक व्यू अपना बनाइए, हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हो, इथिकल व्यू हो, ठीक, बस इतनी जरूरत है। बाकी आप व्यू आप इतने दायरे के अंदर कैसा भी व्यू बनाइए। आप 3 महीने दे सकते हो, मैक्सिमम 3 मंथ्स। स्टार्ट फ्रॉम मार्च अप्रैल एंड मई, क्योंकि 28 में से आपका प्रीलिम्स है, तो आप 3 महीने ठीक है, मार्च अप्रैल मई 3। अब इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस। अब इसमें एक राकेश कुमार मंडल है, उन्होंने पूछा आर्थिक सर्वे कितने साल के पढ़ना चाहिए, तो वो 1 साल का, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले का जो आर्थिक सर्वे हो, अब वो तो फरवरी में ही आ जाता है, तो वो आप फरवरी में पढ़ लीजिए। ऑप्शनल का रिवीजन और मैपिंग की स्ट्रेटजी, तो ऑप्शनल का रिवीजन तो सबसे अच्छा ये कि जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं उन बुक्स का आप शॉर्ट नोट्स बनाते चले। बाकी सर तो अपने नोट्स दे ही रहे हैं, तो उसका कोई आपको नोट्स बनाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, वो सर के नोट्स को रिवाइज करिए और बुक्स का आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। और मैपिंग के लिए आप जो सर सोर्स देते ही हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए कि 5-5, 10-10 करके, वो अभी से आप थोड़ा बहुत करते रहिए, लेकिन जब प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स के मेंस के बीच, वो आप डेली 5-10 प्लेसेस लोकेट करें। अभी से क्या है कि पढ़ते टाइम आप प्लेसेस को ध्यान में रखें कि उज्जैन कहाँ हो सकता है, ठीक, या मथुरा कहाँ हो सकती है, इन सब पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, भीमबेटका कहाँ है या आगरा कहाँ है, ऐसे करके वो पूछते हैं। तो आपको लोकेशन ध्यान रहे कि मैप में, हाँ ये दिल्ली के इतना दूर हो सकता है, ये इतनी दूर, वो आप मैप में पॉइंट्स हैं ऐसे ऐसे कट दिए हुए हैं, तो उन कट से कितनी दूर है बीच में, तो वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो ठीक है। और मैप बहुत जरूरी है, मैप आप लोग करते रहिएगा ऐसे इस तरीके से। अब इसमें ज्यादातर चीजें देखो आंसर राइटिंग से रिलेटेड पूछी गई, तो आंसर राइटिंग मैंने बताया कि आप पॉइंट फॉर्म में ही लिखिए। और दूसरा चीज ये कि आप जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपका होना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत जितना छोटा हो सके उतना ही जरूरी अच्छा है, और उसके साथ ही उसमें कुछ कीवर्ड, कुछ फैक्ट, कुछ डेटा, इस तरह की चीजें हो, मतलब वो नेसेसरी है। आप सिर्फ एक परिचय नहीं दे सकते हैं, आप कुछ तथ्य उसमें बताइए। उसके साथ ही जो आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, मेन बॉडी में तो आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है जो भी आपने पॉइंट्स याद किए हैं। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन आपका एक वे फॉरवर्ड नेचर का होना चाहिए, जिसमें आप कुछ योजना हो, कुछ आप एक ऐसी चीज बताएं कि ये करना चाहिए हमें, कुछ आपके जो थॉट्स हो वो दे सकते हैं। उसके साथ ही एसडीजी हम जितने भी हैं, तो कि हम ये काम करेंगे तो इस एसडीजी की हम इससे पूर्ति हो जाएगी, तो वो आप एसडीजी बता दीजिए। या कुछ कीवर्ड्स जैसे होते हैं कि इसके साथ सबका विकास हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, या इससे सर्वोदय की प्राप्ति हम कर सकते हैं। ऐसे ये सब कीवर्ड्स का थोड़ा सा मतलब अपने उसका वेट बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का यूज करिए आंसर का, तो ये बहुत जरूरी है। और अब संस्था का नाम दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोशिश करिए संस्था का नाम देके ही। वो मतलब आप 10 यूज कर रहे हैं, 10 में 1-2 में नहीं यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगर 8 में नहीं यूज कर रहे हैं तो दिक्कत है। नहीं, उसको याद करिए। उसके लिए करिएगा कि आप पेपर वाइज डायरी बना लीजिए, एक छोटी सी डायरी बनाइए जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का सबका, तो 20-20 पेज में सारे उस तथ्यों को लिख लीजिए और लिख करके आप याद करते रहिए, वो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप सब एक साथ करना सोचते होंगे तो इसलिए दिक्कत है, वो आप अलग अलग से कैटेगराइज कर लीजिए और वो टॉपिक वाइज लिखते जाइए, तो फिर आप उसका यूज भी कर पाएंगे, याद भी रहेगा, वो याद रहता है मुझे। अब ये क्या इसमें एक है कि आपके लिए सबसे चैलेंजिंग पॉइंट क्या था ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो मेरे लिए तो चैलेंजिंग पॉइंट ये था कि जब मैंने 2018 का पीसीएस दिया था तो मैं प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया पर मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो उस टाइम वो पहला मेंस मेरी लाइफ का था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। और मेंस में चूंकि मुझे था अपने ऊपर भरोसा, तो उस टाइम लगा कि बहुत मतलब दिक्कतें हैं, कैसे होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी डाउट्स आए मन में। लेकिन फिर मैंने अपने को संभाला, चीजों को समझा
और ये बात है जुलाई की, जब मेरा रिजल्ट आया, और फिर सितंबर में मेंस का पेपर था 2019 पीसीएस का। तो वो जुलाई से सितंबर मात्र 2-3 महीने थे, उसी में मैंने चीजों को समझा संभाला, फिर वो मेंस मेरा क्वालिफाई हो गया। तो बस वही मेरा सबसे चैलेंजिंग पॉइंट था, जहां मैंने बहुत लो फील किया। मैंने सोचा लाओ बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ प्लान भी रहेगा, क्योंकि मेरा सिर्फ बीए मैंने किया हुआ है। एमए में मैंने किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया, पर उसे छोड़ दिया था, तो कोई मेरे पास बैकअप प्लान भी नहीं था। तो वो फिर बुरा लग रहा था कि अब क्या करेंगे, पर वो क्वालिफाई होगा, फिर तो अच्छा लगने लगा सब कुछ। ठीक है, फिर आप टाइम हो गया है, आप लोग जाइए।